हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, एज पर योर रिक्वायरमेंट लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक मॉक टेस्ट की अनदर वीडियो, जिसमें आप लोगों को मॉक टेस्ट पूरा प्रोवाइड करवाया जा रहा है और सोल्यूशन के साथ। ये जो मैंने अपनी ऐप पर मॉक टेस्ट चलाए हुए हैं, जो पहले बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, फिर उसके बाद सोल्यूशन भी दे दिया जाता है। अगर आप लोग मेरे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करती हूँ मैं मेरी आज की वीडियो। जिन बच्चों का रिवीजन बाकी है, रिवीजन नहीं किया है, तो रिवीजन कोर्स भी आप लोगों को मेरी एप्लीकेशन पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, ऐप को डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। और जो क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं उनको मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं इसी आप लोगों के क्रैश कोर्स के अंदर। ठीक है, अब शुरू करती हूँ आज का पहला क्वेश्चन। बच्चों, व्हाट डज द टर्म रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रेफर्स टू? आप लोगों को जैसे ही क्वेश्चन शुरू करते हैं पहले ये पता होना चाहिए कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को एटलीस्ट इतना तो पता ही होगा, अगर आप सीरियस स्टूडेंट है, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ये फिनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन है और पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन शब्द किससे संबंधित है? पुनर्गठन। ठीक है, तो आपको पता है एक तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, एक पार्टनर्स का मतलब पार्टनरशिप का पुनर्गठन होता है, यानी डिसोल्यूशन दो दो चीजों का होता है, एक तो पार्टनरशिप फर्म का, एक उनकी साझेदारी का। राइट, तो ऐसे ही रिकंसिडरेशन किसके अंदर आता है? तब डिसॉल्व हो जाती है, यानी साझेदारी समाप्त खत्म हो जाती है तब। चेंजिंग द प्रॉफिट लॉस रेशियो अमंग पार्टनर्स, चेंजिंग द लीगल स्ट्रक्चर, या फिर डिक्लेयरिंग बैंकक्रप्टी। तो योर आंसर इज जब प्रॉफिट एंड लॉस चेंज कर रहे हैं पार्टनर्स, जैसे पहले प्रॉफिट्स को बांट रहे थे 2:3 में, दो पार्टनर थे ए और बी, पहले बांट रहे थे 2:3 में। अब उन्होंने डिसाइड करा है कि वो इक्वल इक्वल यानी 3:3 में बांटेंगे। तो ये जब चेंज किया तो क्या होगा, उसको क्या कहा जाएगा? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म थी उसको ही दोबारा से क्या कर दिया? रिकंस्टिट्यूट कर दिया, उसी को ही क्या कर दिया? पुनर्गठन कर दिया। राइट, फिर है हाउ आर फाइनल अकाउंट्स रिलेटिंग टू अकाउंटिंग साइकिल। आप लोगों को अकाउंटिंग साइकिल आती होगी और अकाउंटिंग साइकिल नहीं आती है तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत गलत बात है, और आप लोगों को एटलीस्ट इतना तो पढ़ ही लेना चाहिए था, है ना। अकाउंटिंग साइकिल क्या है, कहाँ से शुरू होती है बेटा? अकाउंटिंग साइकिल आप लोगों की शुरू होती है किससे? रिकॉर्डिंग से, है ना। रिकॉर्डिंग से शुरू होती है। तो ये कह रहा है अकाउंटिंग साइकिल, इन सब ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो कहाँ से संबंधित है, किससे संबंधित है, कौन सा पॉइंट फिट बैठता है अकाउंटिंग साइकिल की डेफिनेशन में? दे मार्क द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। वे लेखांकन चक्र की शुरुआत का प्रतीक है। फाइनल अकाउंट, सॉरी, अकाउंटिंग साइकिल में फाइनल अकाउंट कहाँ आते हैं? ठीक है, कि शुरुआत फाइनल अकाउंट से होती है। क्या होता है? दे आर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द, तो फाइनल अकाउंट कब बनते हैं? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बनते हैं। आप लोगों को पता है रिकॉर्डिंग होती है पहले, फिर क्लासिफाइंग होती है ना। क्लासिफाइंग होती है, क्लासिफाइंग के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं भाई? आप लोगों का रिकॉर्डिंग में जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, लेजर से पहले सब्सिडीज बुक बनती है, फिर लेजर बनता है ना, फिर आप के फिर जाके ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद आप लोगों का क्या बनता है जाकर? फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट आप लोगों का लास्ट स्टेज हुई किसकी? अकाउंटिंग साइकिल की, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, फिर है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और आप लोगों ने अटेम्प्ट भी किया होगा, और मार्जिनल अकाउंटिंग के, मार्जिनल कॉस्टिंग के आप लोगों के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अ कंपनी प्रोड्यूस प्रोडक्ट विच सेल्स फॉर 20 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 15 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट 6,30,000, कैलकुलेट सेल्स 10% ऑन सेल्स, कैलकुलेट सेल प्राइस पर यूनिट टू बीईपी डाउन टू 120,000। ठीक है, ये बीईपी का पूछा गया है आप लोगों को। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और ये पीवाईक्यूज का ही है। ये पहले इसका सोल्यूशन पहले करवाया हुआ है, तब मैं नहीं करवा रही हूँ इसमें। ठीक है, आप लोगों के एक पहले वाले मॉक में भी आया था। इसका आंसर है आप लोगों का इसका आंसर है डी। योर आंसर इज डी। कहाँ गया? हाँ, योर आंसर इज डी। एक मिनट बच्चा,
अब है नेक्स्ट, इन अ क्लोज इकोनॉमी, एक मिनट, ये क्या है, रुकना बेटा, एकदम से आगे चला गया, वेट फॉर अ मिनट। हम्म In a closed economy, if the marginal propensity to consume is 0.8, what is the value of multiplier? मल्टीप्लायर की क्या वैल्यू होगी? तो मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी 5। मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी 5। आप लोगों को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी मैंने अपनी जो क्रैश कोर्स है उसमें जो मैक्रो की वीडियोस डाली है उसमें फॉर्मूला बताया है, सारी चीजें बता रखी है आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आएगा 5। ठीक है। फिर किंग डिमांड कर्व इज रिलेटेड विद, किंग डिमांड कर्व किससे रिलेटेड है? किंग डिमांड कर्व ओलिगोपोली से रिलेटेड है, एज यू नो। ये भी आप लोगों के माइक्रो में आप लोगों का जो वीडियो डली हुई है, ये तो यूट्यूब पे भी है, उसमें बहुत अच्छे से करा रखा है किंग डिमांड कर्व किसका ओलिगोपोली है। अगर मैं यहाँ पे सब कुछ डिफाइन करते चलूंगी, सब कुछ एक्सप्लेन करते चलूंगी, और ये मेरे 80 क्वेश्चन है, तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। डेट्स वाई जो चीजें मैंने करवा रखी है वो मैं स्किप कर रही हूँ। ठीक है। वॉट इज द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? मैंने आपको जब ये वीडियो का कंटेंट करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये PYQs ही हैं जो आप लोगों के हैं इस मॉक के अंदर। अगर ये मेरे मॉक को कंटिन्यू लगाते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को बेनिफिट होगा ही, और आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आएगा, राइट? तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन शॉर्ट रन? ठीक है। तो कि भाई जो अल्प विधि में, यानी दो तरीके के टाइम होता है, लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, ये मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। ठीक है। तो इसमें क्या होगा इनका संबंध? तो योर आंसर इज सी, योर आंसर इज सी। MC इंटरसेक्स यानी काट रहा है। ठीक है। ABC एट इट्स मिनिमम पॉइंट, यानी MC काट रहा है ABC को उसके मिनिमम पॉइंट पर। फिर है आपका व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैश बुक इन फाइनल अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग? जो कैश बुक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, उसका क्या रूल, क्या रोल होता है, बेसिकली पर्पस क्या होता है? बहुत किसी न किसी बुक को जैसे बनाया जाता है, रिकॉर्डिंग की जाती है, तो उनका अपना सबका एक पर्पज होता है। तो इसका क्या पर्पज है? तो सबसे बड़ी बात क्या है कि रिकॉर्ड करता है कैश ट्रांजेक्शन्स को, ये आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है। तो रिकॉर्ड करता है कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को, या फिर किसको रिकॉर्ड करता है? तो इसका आंसर है टू रिकॉर्ड बोथ, ना ना ना, ये टू रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन। बेटा सॉरी फॉर डैट, इस MCQ, इस वाले मॉक में इस क्वेश्चन का आंसर गलत गिवन है। आप लोगों का आंसर गिवन है ये C, लेकिन आंसर होगा 1, राइट? टू रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, जो कैश बुक है उसके अंदर आपकी क्रेडिट की जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं होगी। कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश की पेमेंट और कैश की रिसिप्ट ही रिसीव लिखी जाएगी, राइट? फिर है व्हाट इज द मेन रोल ऑफ अ मैनेजर इन द कंट्रोलिंग फंक्शन? मैनेजर का क्या रोल होता है आपके कंट्रोलिंग फंक्शंस के अंदर? तो मैनेजर क्या करते हैं मेनली, जो आप लोगों का है, एक मिनट बच्चा, कौन सा था क्वेश्चन नंबर आपका है 8। तो क्या रोल होता है? तो मेजरिंग एंड करेक्टिंग परफॉर्मेंस, प्रदर्शन को मापना और सही करना, जो कंट्रोलिंग मैनेजर होता है उसका मेन रोल होता है 8 का C। फिर है आपका व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ स्टेक होल्डर एनालिसिस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? जो स्टेक होल्डर है उनका क्या पर्पज होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या पर्पज होता है? ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने दिया है क्योंकि ये भी PYQ का ही है। तो जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है चीज़ों को, असेसिंग करता है, और इंटरेस्ट के हिसाब से स्टेक होल्डर्स के। तो योर आंसर इज C, राइट? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड इज फॉलोड इन विच टाइप ऑफ अमलगमेशन? अमलगमेशन क्या होता है, मर्जर क्या होता है, ये आप लोगों को पता है। और ये आप लोगों के कंपनी के से क्वेश्चन है, कंपनी अकाउंटिंग से। और जो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है वो विच टाइप ऑफ अमलगमेशन मेथड है, ये भी मैंने करवाया हुआ है आप लोगों को। तो ये नेचर ऑफ मर्जर में आता है आप लोगों का, नेचर ऑफ मर्जर में। फिर है आप लोगों का व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आप लोगों को जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप लोगों को थोड़ी सी सारी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ती है माय डियर,
तो ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने मतलब ये टॉपिक मैंने करवाया हुआ है आपका यूट्यूब पर ही, माइक्रो की इकोनॉमिक्स की जो वीडियो डाली हुई है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, पहली बार मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। HSSC की नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें काफ़ी सारी मैंने आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो डाली हुई है। बच्चों इससे रिलेटेड मेरा क्रैश कोर्स है, मॉक टेस्ट है, और आप लोग उनको भी देख सकते हैं मेरी ऐप पर जाकर। जिन बच्चों का ये क्वेश्चन है कि मैम क्रैश कोर्स क्या इतने टाइम में कंप्लीट हो सकता है, तो मैं बोलूँगी हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, अगर आपका पोटेंशियल लेवल पढ़ने का है तो। अगर आप 60 वीडियोज़ ही मैक्सिमम होगी मेरी, 60 वीडियोज़ को चाहो तो 4 या 5 दिन में कवर कर सकते हो, ना करने वाले 6 महीने में भी नहीं कर पाते हैं। मैंने जिन बच्चों ने एक बार बेसिक को पढ़ लिया है उनको वो समझ आएगा, तो प्लीज़ एक बारी कोर्स भी समझने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाने पड़ेंगे आप लोगों को, और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। अब आपका एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। देखो बच्चों, व्हेन द टोटल यूटिलिटीज मैक्सिमम, मैंने ये आपको डायग्राम बना के समझाया था कि ये वाली चीज़ें होती हैं, ये वाली कंडीशन होती है। मेरे हिसाब से तो जिन बच्चों ने मेरी उस वीडियो को देखा है वो इस क्वेश्चन को गलत बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा कौन सा ट्रू है, कौन सा सही है, यानी व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, फिर व्हेन टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेज मार्जिन रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो हो ही नहीं सकता है ना, ये तो है ही गलत। फिर है दैट टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी एज नो इंटररिलेटेड, ये भी नहीं हो सकता। ऑल ऑफ दीज, ये दोनों गलत है तो भी नहीं होगा, तो आंसर इज ए। और क्यों है आंसर ए आपको पता है, जब मैंने वहाँ पे करवाया था विद डायग्राम, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जाके। फिर है आपका डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी इज, जो इंडियन कंपनी जो डिविडेंड पे करती है उसका क्या होता है, उसके बारे में चीजें बताई गई है। टैक्सेबल इन इंडिया इन हैंड्स ऑफ रिसिप्टेंट, फिर एग्जाम्प्ट इन हैंड्स ऑफ रिसिप्टेंट, टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द कंपनी एंड एग्जाम्प्ट इन हैंड ऑफ द रिसिप्टेंट। यानी टैक्सेबल होता है कंपनी के हैंड में, उनके अलावा किसी के हैंड में क्या नहीं होता, आप लोगों का टैक्सेबल नहीं होता है, राइट। तो योर आंसर इज दिस। आप लोगों को ये क्वेश्चन याद रखना है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। जो बच्चा ट्रस्ट करता है ना एक टीचर पर और उन्हीं उसी के कंटेंट को बार बार पढ़ता है, वो एक दिन सिलेक्शन जरूर ले जाता है। लेकिन जिनके अंदर ट्रस्ट की कमी होती है वो घूमते रहते हैं पीडीएफ को डाउनलोड करते हुए इधर से उधर, और सिलेक्शन कभी नहीं ले पाते हैं। तो आपकी मर्जी, आप किस तरह के स्टूडेंट बनना चाहते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स shows the farm lowest cost per unit at each level of output, right। तो आपका लॉन्ग टर्म मतलब एवरेज कोस्ट कर्व, सेकंड है शॉर्ट टर्म एवरेज कोस्ट कर्व, लॉन्ग टर्म मार्जिनल कोस्ट कर्व, और फिर है फिक्स कोस्ट, ठीक है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र फर्म को दर्शाता है उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर, एवरी चीज आ गई तो आपका एवरेज ही आएगा। अब एवरेज आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो लॉन्ग टर्म आएगा या शॉर्ट टर्म। एवरी के ऊपर बात करी गई, मैं बोलूं एक मंथ में या फिर एक ईयर में इतनी इनकम है, तो पर पर्सन कितनी इनकम होगी, एक पूरे कंट्री की इनकम ये है पर पर्सन, तो एवरेज ही तो हो गया वो, है ना। तो एक तरह से वो चीजें, अब एवरेज तो है मैम, लेकिन हमारा शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र फर्म को दर्शाता है कि उत्पादन के प्रत्येक की लागत, अगर हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, अब अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो मैंने क्या बोला, नेशनल इनकम एक साल की है ना, तो एक साल से ऊपर की हो सकती है, एक फाइनेंशियल ईयर की हो सकती है, और एक फाइनेंशियल ईयर 18 मंथ्स का भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म आंसर होगा, आंसर इज लॉन्ग टर्म, राइट। फिर है आप लोगों का हाउ टू फाइंड एनएनपी आपको कैसे फाइंड करना है, ये मैंने नेशनल इनकम में मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से करवाया है, आप लोगों को आता होगा जिन बच्चों ने मेरे को कंटिन्यू सुना है। देखो, आप देखो एनएनपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस होता है। एनएनपी आपको पता है क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्शन, जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन, ग्रोस बड़ा होता है इसलिए इसमें से लेस कर दिया डेप्रिसिएशन, इन दोनों को इक्वल करने के लिए। योर आंसर इज 14 का फर्स्ट, योर आंसर इज 14 का फर्स्ट, राइट। वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन CAPM, बच्चों मैंने ना ये वीडियोस जो डाली हुई है आप लोगों की इक्विटी, मैंने ये जो डाली हुई है ना आपका 15th क्वेश्चन, ये मैंने आप लोगों को वीडियो डाली हुई है। बच्चों, कई बार ना बच्चे मैसेज करते हैं कि मैम आपने ना ये जो अकाउंट्स की वीडियो थी उसमें एसेट को फोकस किया हुआ है। बच्चों,
मैंने आप लोगों को पता है कि एस्टेट का भी मैं कोचिंग देती हूँ, एस्टेट के लिए भी करवाती हूँ। तो जो अकाउंटिंग का पोर्शन है वो कॉमन था और उन लोगों के लिए भी मैंने एग्जाम ओरिएंटेड चीजें करवाई है। तो आप लोगों का जो एस्टेट वाला है, अगर मैंने उस पर एस्टेट बोल रखा है तो इट मीन्स ये नहीं है बच्चों कि वो एचएसएससी के लिए नहीं है, राइट। आप लोगों की जो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, देखो पीवाईक्यू में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने वहां पे ये एज इट इज करवाया हुआ है आपके कंटेंट में। अगर आपने मेरे कंटेंट को, क्रैश कोर्स वाले कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा है बच्चों, आप लोगों के मतलब बार बार रिवीजन करा है ना, तो आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल है, बहुत अच्छे वाले हैं। तो प्लीज अपने आप को डिमोटिवेट ना होने दें और अपने कंटेंट और अपने टीचर का थोड़ा सा भरोसा रखें बच्चों, ठीक है। वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसमें से सीएपीएम एक मेथड है। कैपिटल एसेट है ना, प्रॉफिट मॉडल, कैपिटल एसेट पी फॉर प्रॉफिट है, आई डोंट नो, थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल या कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, राइट। फिर इसमें क्या होता है, बीटा इज एस्टिमेटेड होता है। बीटा की वैल्यू अक्सर पूछी जाती है बेटा, अक्सर पूछी जाती है, इसमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना प्लीज बच्चों, ट्रस्ट के साथ पढ़ना, ठीक है। मेरी जो एक्सपर्टीज है उनका फायदा उठाना बच्चों। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इन चीज़ों को पढ़ाया है, काफ़ी टाइम तक चीज़ों को दिया है, मैं खुद भी क्वालिफाई हूँ काफ़ी सारे एग्जाम। तो आप लोग इन चीज़ों को फायदा उठाएं बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जरूर मिलेंगे, राइट, ठीक है। यूं की यूं ना सही, बट आप लोगों को कंटेंट जरूर चीज़ों को देखने को मिलेंगे, राइट। देखो फिर है आप लोगों का कैपिटल स्ट्रक्चर इम्प्लाइज। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, देखो कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने बताया आप लोगों का, ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है। शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व होता है, और आपका बस एक चीज से आप लोगों के क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। इसमें जब शेयर कैपिटल होता है तो शॉर्ट टर्म डेट्स नहीं होता है, लॉन्ग टर्म होता है। तो शेयर कैपिटल रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स 16 का ए। फिर है प्राइस इफेक्ट, ये भी मैंने करवाया है। प्राइस इफेक्ट इज द सम ऑफ, प्राइस इफेक्ट दो चीजों का सम होता है, आप लोगों को ये कराया है मैंने इकोनॉमिक्स की जब क्लास करवाई थी तब, ठीक है। तो आप लोगों का जो प्राइस इफेक्ट होता है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, किसका, इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ढूंढ लो कहाँ है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, राइट, ऑप्शन नंबर सी। फिर है आप लोगों का विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग मेथड्स इंडिकेट्स quantitative methods of methods of control of credit creation। क्रेडिट क्रिएशन जब आरबीआई की वो क्या होता है, और क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव पूछा गया है। क्वांटिटेटिव ये भी मैंने बताया, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दो तरीके के मेथड होते हैं। क्वांटिटेटिव क्या होता है और क्वालिटेटिव क्या होता है। क्वांटिटेटिव जिसमें रेट्स की बात की गई वो क्वांटिटेटिव तो इसमें की जाती है। अब बहुत सारे बच्चे ना इसको ये सोचते हैं क्वालिटेटिव है, नहीं ये आपका क्वांटिटेटिव है। ओपन मार्केट में क्वांटिटेटिव है, लिख लेना इसको, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होते हो, इसके ऊपर ही लिख लेना कहीं भी जहाँ आपने नोट्स बना रखे। यहाँ पे क्वांटिटेटिव कौन सा नहीं है पूछा गया है ना शायद। विच ऑफ द कॉम्बिनेशन फॉलोइंग मेथड इंडिकेट्स क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिएशन आरबीआई। क्वांटिटेटिव तो ये भी है, ये भी है वेरिएबल रिजर्व रेशियो, और क्रेडिट राशनिंग भी है। इसमें ना बेटा ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, नोट पूछा है इसमें, नोट, क्योंकि ये तो ना वेरिएबल रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, ये तीनों है, ठीक है, ये नहीं है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, प्लीज करेक्ट इट, ठीक है। ए बी सी तीनों है इसमें, ठीक है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इसमें ऑप्शन से खेला गया है, मैंने ऑप्शन ध्यान नहीं करा। देखो तो कौन सा है पूछ रखा है ना, कौन सा है पूछा है, कौन से हैं तो ऊपर वाले तीन हैं, ठीक है। कौन से हैं ऊपर वाले तीन हैं, कौन से हैं ऊपर वाले तीन हैं। बेटा वेट करना, मेरा जो बैटरी है ये खत्म हो रही है, मैं एक बार चार्जिंग पे लगवा लेती हूँ। चार्जिंग वो कर लेती हूँ, 1 मिनट 2 मिनट देना मेरे को, है ना। थैंक यू बच्चों। देखो बच्चा इसमें पूछा है अगर कौन से क्वांटिटेटिव मेथड है, तो उसमें फर्स्ट थ्री है ए बी सी। तो ए बी सी कहाँ है, आप लोगों को ऑप्शन ही नहीं है, ए बी सी फर्स्ट है, योर ऑप्शन इज ए बी सी फर्स्ट, ठीक है। 18 का फर्स्ट, योर आंसर इज 18 का फर्स्ट, ए बी सी, राइट। और अगर आपसे मान लो ये ऑप्शन ना दिए होते तो जो क्वालिटेटिव है वो एक ही है, कौन सा, डी, राइट। फिर देखो आगे, आगे देखते हैं बच्चों।
यो 19th क्या है, न्यू इशू मार्केट क्या है बेटा, न्यू इशू मार्केट जहाँ पहली बार शेयर इशू करे जाते हैं, ये भी मैंने करवाया हुआ है। इसका एक बार ये वाली पोर्शन भी करवाया है, इसका थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, इस वजह से मेरे को याद आ गया, आज मैं करवा दूंगी उसको। ठीक है, देखो न्यू इशू मार्केट कौन सी है, प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट आप लोगों को पता है, ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं बार बार करूंगी ना इनको तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखो फिर है आप लोगों का नॉन स्टोर, ये तो आप लोगों को आता ही होगा, जहाँ पे मार्केटिंग के लिए स्टोर नहीं होते। ठीक है, तो होम सेलिंग, हाँ जी ये भी, तो इसका आंसर हो जाएगा वेंडिंग मशीन भी, और ये भी, ऑल ऑफ दिस, योर आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है टाइम लिमिट ऑफ फाइल टू कंप्लेन अंडर CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी करवाया हुआ है, और 2 years इज योर आंसर। फिर है मार्जिनल यूजेज वेरिएंस इज कंप्यूटेड बाय स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आपका क्वेश्चन है, और आ सकता है बिल्कुल ये फॉर्मूलेज आप लोगों को याद रखना है। देखो किसका पूछा गया है, मार्जिनल यूजेज का। यूजेज का क्या मतलब होता है बेटा, क्वांटिटी होता है एक तरह से। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा गया यूजेज, तो क्वांटिटी पूछा गया है, तो आप लोगों को क्या करना है, क्वांटिटी को अंदर ले लेना है, प्राइस को बाहर, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एवरेज क्वांटिटी, और इनटू क्या, SP यानी स्टैंडर्ड प्राइस। योर आंसर इज सी, योर आंसर इज सी। एक मिनट, next question is the central value of the series arrange series is known as, central value कौन सी होती है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मीडियन, राइट, मीडियन। फिर इन द कॉस्ट अकाउंटिंग व्हाट इज द फॉर्मूला कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तो बचपन से पढ़ते आए हो अकाउंट्स वालों, ये तो गलत किया ही नहीं होगा, और जिसने ये गलत किया भाई डूब के मर जाओ, है ना। तो क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आंसर इज बी। फिर है EVA, कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ठीक है, कैसे मेजर किया जाता है, फॉर्मूला है, याद रखना, दोबारा आ सकता है। शेयर वैल्यू क्रिएशन क्या करता है, एक तरह से शेयर वैल्यू क्रिएशन करता है क्या, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, राइट। फिर है इकोनॉमिक, मतलब एक तरह से इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या मेजर करता है, तो शेयर होल्डर की वैल्यू क्रिएशन। ओलिगार्किक मैनेजमेंट किसका होता है, कंपनी का होता है, ओलिगार्किक। ठीक है, किसका होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। योर आंसर इज डी। which stage of marketing segment process involves evaluating the attractiveness of each segment, कौन से जो which stage of the marketing segment process involves evaluating the attractiveness of each segment, each segment की यानी हर segment की जरूरत होती है, attractiveness होता है, तो टारगेटिंग होता है, मेन इंपॉर्टेंट टारगेटिंग होता है बेटा, क्या होता है, योर आंसर इज सी। फिर है which organization is responsible for the development of issuance of in international financial reporting system, ये तो आप लोगों को आता ही होगा, ये मॉक में इजी क्वेश्चन है। IASB, IASB। फिर है आप लोगों का which financial statement reflects the impact of amalgamation on the financial position of the combination entity, कौन सा वित्तीय विवरण संयुक्त इकाई की वित्तीय स्थिति पर एकीकरण के प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, कौन से प्रभाव को दर्शाता है, यानी ऐसा कौन से मतलब स्टेटमेंट है जो सभी के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन को कौन बताता है, बैलेंस शीट बताता है, यानी योर आंसर इज बी। नेक्स्ट इज इफ अ कंपनी इज अंडर वॉलेंट्री लिक्विडेशन, लिक्विडेशन दो तरीके की होते हैं, वॉलेंट्री और कंपल्सरी, हु हैज द अथॉरिटी टू टर्मिनेट द प्रोसेस बिफोर कंप्लीशन, है ना, कौन सा होता है, तो आप लोगों का एज अ एक मिनट बताती हूँ बेटा, एक बार थोड़ा सा देखो, ये है इसका, देखो इफ अ कंपनी इज अंडर वॉलेंट्री हु टर्मिनेट द प्रोसेस बिफोर कंप्लीशन, अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यदि कोई कंपनी स्वैच्छिक परिसमापन के अधीन है तो प्रक्रिया पूरी होने से पहले समाप्त करने का अधिकार किसका होता है, BOD का, किसका होता है, BOD का, किसका होता है भाई, BOD का नहीं होता, सॉरी 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 बच्चों, थोड़ी सी गलती हो गई, BOD का नहीं होता, वही मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था, BOD का नहीं होता, किसका होता है, शेयर होल्डर्स का होता है, क्योंकि शेयर होल्डर, BOD तो अपॉइंट होते हैं शेयर होल्डर के द्वारा, तो योर आंसर इज सी, शेयर होल्डर के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि BOD और शेयर होल्डर में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
31st, एक मिनट, 31st, अरे यार, in the context of Accounting Standard 21, how are non-controlling interest NCIs treated as consolidated financial statements? ठीक है, वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 है उसके संदर्भ में बताना है कि जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, कैसे मतलब कंसोलिडेट करते हैं उनको। तो एज अ लिक्विडिटी करते हैं, सॉरी एज अ इक्विटी करते हैं, एज अ इक्विटी करते हैं उनको, याद रखना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जो भी मैं मॉक में क्वेश्चन डाले हैं ना, वो ऐसे ही नहीं है अरे गहरे नथु गहरे, ये क्वेश्चंस PYQs में आए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, तो आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट +1 यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आंसर होगा भाई, ठीक है, तो आंसर इज पॉजिटिव, यानी 32 का बी। व्हाट डज द इंटरिम भी बोलते हैं या इंटरिम रिपोर्टिंग रेफर्स टू इन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, तो इंटरिम में आप लोगों को पता ही है, आप लोगों को मुझे लगता है ऑडिटिंग तो सबने बहुत अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, तो जो इंटरिम होती है वो कौन सी होती है, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, वो होती है, तो योर आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the probability of event 0.3, the probability of event 0.5, अनदर जो इवेंट है, दो इवेंट है, एक ए और एक बी, ठीक है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन ना बहुत पूछे जाते हैं आप लोगों के, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट्स ए और बी अक्योरिंग अज्यूमिंग इंडिपेंडेंस, तो जब दोनों एक साथ अक्योर होंगे तो इन दोनों को इनटू कर देंगे, यानी 0.3 इंटू 0.5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.15। योर आंसर इज 34 का बी, 34 का बी। फिर है आप लोगों का 35 क्वेश्चन, ISO is a process of standard business standardization standard 4। योर आंसर इज, मतलब एक तरह से फुल फॉर्म पूछी गई है, पढ़ो बैठ के, सारे पढ़ो, जो बहुत अच्छे से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो सारे काम होंगे आपके, है ना। जो 30 क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म को देखने से पहले पढ़ो अच्छे से, ठीक है। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसलिए, और ये बार बार पूछा जाता है आप लोगों का, ISO की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, और ये ISO आप लोगों का कंज्यूमर प्रोटेक्शन में है, ठीक है, तो आप लोगों को पता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी योर आंसर इज सी। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग आइडेंटिफाइज, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या आइडेंटिफाई करता है बच्चों, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या आइडेंटिफाई करता है, देखो पहले पढ़ो ध्यान से अच्छे से। तो ऑप्टिमम क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल, द मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट, तो दोनों करता है भाई, आंसर इज सी, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मुझे नहीं लगता ये किसी को नहीं पता होगा, एफ ये किसी ने दिया, पीटर एफ ड्रग का नहीं दिया। विच टाइप ऑफ ऑडिट इज मोर सुटेबल देयर इज वेयर देर इज नो सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, जहां आंतरिक जांच की कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं है, वहां किस प्रकार का ऑडिट अधिक उपयुक्त है, वहां पर किस प्रकार का मतलब जहां पर इंटरनल चेक से काम नहीं चलता, तो कंटिन्यू ऑडिट, क्या कंटिन्यू ऑडिट, कंटिन्यू ऑडिट किसकी होती है बेटा, बैंक में होती है कंटिन्यू ऑडिट। फिर वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ WTO, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप लोगों को पता होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। SEG की फुल फॉर्म, SEZ की फुल फॉर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पता होगा। विच वेरिएंस इज एसोसिएटेड विद द डिफरेंस बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल, आप लोगों को पता होगा बजटेड और एक्चुअल का जो डिफरेंस होता है वो आप लोगों का वेरिएंस होता है, क्या होता है, वेरिएंस होता है। तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों का, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आप लोगों का ए है, क्या है, 41 का ए, ठीक है। इन पॉजिटिविटी स्क्यूड, ये भी आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, जहाँ पे पॉजिटिवली स्क्यूड होता है वहां पर क्या होता है, मीन सबसे बड़ा होता है बेटा, जब पॉजिटिव होता है ना पॉजिटिवली स्क्यूड, तो मीन सबसे बड़ा, तो मीन सबसे बड़ा, सॉरी पॉजिटिवली स्क्यूड, एक मिनट 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 एक मिनट, अच्छा,
देखो, जहाँ पे जो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, इसका आंसर आप लोगों का पता नहीं क्या गिवन है, बच्चों ने ना इस पे वो लगा रखा है, मोड मीडियन नहीं है आप लोगों का। जहाँ पे पॉजिटिवली स्क्यूड होता है वो पे मीन मीडियन मोड होता है, मीन मीडियन मोड, ठीक है, जहाँ पे मीन मीडियन मोड होता है, राइट, ठीक है, मीन मीडियन मोड होता है, राइट, जब पॉजिटिवली स्क्यून होता है। और नेगेटिवली स्क्यून होता है, बच्चों ने ये इसको ये लगा रखा है कि मैम इसका आंसर गिवन है ए, तो ये गलत है, सही कह रहे हैं बच्चे, ये आंसर गलत है आप लोगों का, आंसर गिवन था ये, लेकिन आंसर आएगा सी, मीन। मीन बड़ा होता है पॉजिटिवली स्क्यून में, मीडियन छोटा, मतलब मीडियन बीच में, और मोड अगर नेगेटिव स्क्यून होता है ना तो मोड सबसे बड़ा होता है, नेगेटिव में आएगा ये, ठीक है। फिर है आप लोगों का आगे, नेगेटिव में आप लोगों का हो जाता है, जैसे मीन मीडियन मोड होता है, तो मोड मीडियन और मीन, ठीक है, ये हो जाता है, यानी ये साइन उल्टा हो जाता है आप लोगों का। मैंने आप लोगों को जो क्रैश कोर्स है उसके अंदर दे भी रखे हैं नोट्स स्टैटिस्टिक्स के, उसमें भी गिवन है ये यूं की हो। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है, करेक्ट है वो नहीं देखनी। दोहरे घाटे की स्थिति का विनिमय दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और नहीं भी, ना 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 भाई, प्रभाव पड़ता है, नहीं भी नहीं, तो यही गलत है, ठीक है। दोहरा घाटा यानी डबल काउंटिंग क्या होती है एक तरह से, वो आप लोगों का नेशनल इनकम का क्वेश्चन है, और इसका आंसर यही हो जाएगा कि कौन सा गलत है, तो फर्स्ट ही गलत है। फिर है आप लोगों का आगे, ऐसे भी एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो ये तो आप लोगों को, NSDL हैज़ अ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। NSDL होता है जो आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, आप लोगों को फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। वो क्या करता है NSDL, तो भाई ये NSDL एक क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो डीमेटेरियलाइजेशन होता है ना सिक्योरिटीज का, और प्रमोट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को। मतलब एक तरह से ये बोलते हैं कि जो एक तो होता है, देखो बेटा, मतलब दो तरीके से ट्रेडिंग होती थी पहले पुराने टाइम में, जब शेयर खरीदते थे तो एक शेयर सर्टिफिकेट घर आता था, आज के टाइम में सब ऑनलाइन है। तो जो NSDL है ना वो किस में रोल प्ले करता है, एक कि भाई मुझे NSDL की फुल फॉर्म आप लोग खुद से लिखोगे अपने नोट्स के अंदर, NSDL की फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है। NSDL की फुल फॉर्म आप लोग मेरे को लिख के बताओगे कमेंट सेक्शन में, या फिर अपने नोट्स में तो ऐड कर ही लेना, कमेंट्स में ना लिखो तो मेनली इसका काम होता है जो डीमेटेरियलाइजेशन है ना सिक्योरिटीज़ का, वो करवाना, कि भाई जब आप डीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है, जब जो मटेरियल फॉर्म में, यानी जो पेपर वर्क है उसको ऑनलाइन ले जाए, यानी जो शेयर खरीद रहे थे ना उसकी पूरी प्रोसेस को, जब पहले शेयर खरीदते थे तो एक ऐसा एक घर पे आता था शेयर सर्टिफिकेट, आजकल कुछ नहीं आता, आजकल ऑनलाइन ही अपडेट होता है। तो क्या होता है, जब ये मतलब मटेरियल से ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं तो उस पूरी प्रोसेस को डीमेटेरियलाइजेशन करते हैं और प्रमोट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को, NSDL करती है। और ठीक है, NSDL का बहुत बड़ा रोल है, वो मेन काम यही है। तो NSDL की फुल फॉर्म आप लोग लिखेंगे, मैं बता दूंगी तो आप लोगों को याद नहीं रहेगी, ठीक है। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, what does a rolling budget differ from the traditional static budget? रोलिंग बजट और स्टैटिक बजट होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होती है। एक एक तो ना मतलब ये याद रखना है कि रोलिंग बजट, देखो क्या अंतर होता है, एक रोलिंग बजट होता है ना वो लगातार मतलब कंटिन्यूसली चलता रहता है, एक तो जिसमें जो भी एक जो मतलब जो रियल में अभी चल रहा है ना उसके साथ साथ एक न्यू बजट की भी जो एक्सपायरी डेट है वो शामिल होती है। मतलब रोलिंग बजट एक बोल दे तो देखो प्रीपेड एनुअली ना फर्स्ट नहीं होता, फर्स्ट तो होगा ही नहीं, इसी के इससे बताती हूँ मैं, इसी के क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में ही फिर समझ आएगा आप लोगों को। देखो नॉट फ्लेक्सिबल ना, गलत है ये तो, स्टैटिक बजट इज मोर फ्लेक्सिबल, स्टैटिक बजट तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया, रोलिंग बजट ही प्राइमरी यूज है ना, बाद में आया ये तो, और एनुअली, हाँ तो ये हो गया। देखो रोलिंग बजट इज कॉन्टिन्यूसली अपडेटेड, रोलिंग बजट कॉन्टिन्यूसली अपडेट हो जाता है, ऐसा नहीं होता कि एक बार बना दिया फिर अपडेट नहीं होगा, ये फ्लेक्सिबल होता है। फिर इनकॉर्पोरेटिंग ए न्यू बजट पीरियड, हाँ एक नया बजट पीरियड बन जाता है, और जो करंट पीरियड है उसकी उसकी जो करंट पीरियड चल रहा है उसके साथ एक नया पीरियड भी बन जाता है। और ये रोलिंग बजट ऐसा होता है जिसमें चेंजेस लगातार करते रहते हैं, तो पहले जो बजट आते थे वो स्टैटिक आते थे, अब रोलिंग बजट भी आता है, ठीक है। देखो अब फिर है गिनी कोफिशिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कई बार तो ना बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन लगातार आया, अब कुछ सालों से
मतलब ऐसा हुआ कि ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आप फिर से पूछ सकते हैं। अब मतलब डीएसएसबी में देखने को मिला है। तो जो गिनी कोफिशिएंट क्या है, गिनी कोफिशिएंट इनकम इनइक्वालिटी को बताता है, 46 का बी। फिर व्हाट डज द नॉमिनाइजेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी टिपिकली ओवरसी, जो नामांकन और पारिश्रमिक समिति आमतौर पर क्या निगरानी रखती है। ठीक है, ये ऐसे समिति वाले क्वेश्चन नहीं आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ये कैसे क्या, आमतौर पर ये एग्जीक्यूटिव का काम देखती है, एग्जीक्यूशन कंपनसेशन डायरेक्टर अपॉइंटमेंट्स को देखती हैं। ठीक है, फिर आप लोगों का आगे जो लॉकआउट है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है ना, एक्ट है 1947, ये तो आपको पता ही है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है। और ये क्या करती है, जो आप लोगों का है लॉकआउट क्या है, उसमें लॉकआउट में क्या होता है, जो टेम्प्रोरी सस्पेंशन होता है वर्क का, किसका, एम्प्लॉयर के वर्क का। ठीक है, नियुक्तियों द्वारा काम का स्थायी निलंबन। ठीक है, समझ में आ गई, कर्मचारियों द्वारा नहीं बल्कि ये एम्प्लॉयर्स के द्वारा होता है लॉकआउट। ठीक है, याद रखना है ये लॉकआउट किसका होता है, कर्मचारियों के द्वारा ना होकर बल्कि किसके द्वारा होता है, नियोक्ताओं के द्वारा, यानी आंसर इज बी। फिर अब व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ कंपनी शेयर टू ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज कोल्ड, जब पहली बार या फिर जब किसी कंपनी के शेयर स्टॉक को कारोबार के लिए लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने कर लिया होगा। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब पहली बार कंपनी कोई शेयर इशू के लिए आती है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में बेचने के लिए, तो उसे आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फिर आप लोगों का इन सोशल रिपोर्टिंग, जो सोशल रिपोर्टिंग है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिस्क्लोजिंग कम्युनिटी ओवर रीच इनिशिएटिव्स। ठीक है, ओवर रीच जो इनिशिएटिव्स होते हैं सामाजिक रिपोर्टिंग में, सामुदायिक आउटरीच पहलों का खुलासा करने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। सबसे पहले तो सोशल रिपोर्टिंग है ना, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाओ, तो आंसर इज सी। फिर है हाउ इज ई रिटर्न वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिकली, जो ई रिटर्न है वो कैसे वेरीफाइड हो जाता है, ये भी मैंने बताया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन का एक कोड आता है, डिजिटल सिग्नेचर, उसे ही वेरीफाइड हो जाता है। फिर है आप लोगों को कैश इक्विवेलेंट मीन्स, कैश का मतलब जो एक कैश इक्विवेलेंट मीन्स मतलब कैश में रखी चीज कैश की तरह ही यूज कर सकते हैं। जैसे आपका कैश कैश जो आपके पास रखा है उसको यूज कर सकते हैं जब चाहे तब, है ना, विद इन अ ईयर। फिर बैंक में जो पैसा रखा है वो भी, हाँ, और कैश और बैंक दोनों हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो आपका जो इक्विवेलेंट है कैश और, सबसे पहले जो आपका पैसा है वो कौन सा यूज कर सकते हैं, आपका हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट के अंदर ही आप लोगों के सारे आ गए। देखो बेटा, कई बार ना क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से चीजें करनी होती, कई बार बच्चे ना मतलब गड़बड़ करते हैं, मैम इसमें ये आना चाहिए ये आना चाहिए। देखो, ये कैश और बैंक दोनों आने चाहिए, ठीक है, तो लेकिन हाईली लिक्विड एसेट वो सारी आ जाती है जिसमें कैश बैंक के अलावा, जैसे गोल्ड पड़ा है, कभी भी बेच लो कभी भी पैसे आ जाएंगे, राइट। तो मतलब हाईली लिक्विड एसेट में कैश बैंक भी आ गया, तो आंसर इज डी आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, फंसाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रिलीवेंट और वाउचिंग कैश सेल, कौन सा डॉक्यूमेंट रिलीवेंट नहीं है जो आपका कैश सेल से डेली बेसिस कैश सेल समरी है, सेल्समैन स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है, मंथली स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, फिर है कैपिटल गेन आर जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ विच एसेट्स, कैपिटल गेन है भाई कभी कभी होती है, रोज तो होती ही नहीं है, तो उस हिसाब से देख लो आप लोग। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो कभी कभी बेचते हो, तो आंसर इज बी। फिर विच मेथड ऑफ इंटरनेशनल फंड राइजिंग इन्वॉल्व्स इशूइंग securities that are traded on a foreign stock exchange, अंतर्राष्ट्रीय धन उगाने की किस विधि में विदेशी स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार की जाने वाली प्रतिभूतियां शामिल होती हैं। ये भी मैंने आप लोगों से करवाया हुआ है कि अमेरिका के अलावा जहाँ भी अदर क्या कंट्रीज में इंडिया की कोई चीज, मतलब इंडिया वाले खरीदना चाहते हैं तो कहाँ खरीदेंगे, जीडीआर में। तो जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज योर आंसर, जीडीआर। फिर है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस व्हाट डज द टर्म लिक्विडिटी रेफर्स टू, लिक्विडिटी का क्या मतलब है। तो एबिलिटी की भाई शॉर्ट टर्म में, जो शॉर्ट टर्म में कितना पैसा पे कर पाएगी, एबिलिटी शॉर्ट टर्म में पैसे पे करने की, उसे ही बोलते हैं बी, यानी बी ऑप्शन, योर आंसर इज बी ऑप्शन इज राइट। फिर है ए रिटेलर बोथ a product from the wholesaler for 30 rupees, he sold to customer 35 to gain profit,
विच टाइप ऑफ प्राइसिंग मेथड इज यूज्ड हेयर, कौन टाइप का? भाई हमें होलसेलर मतलब एक खुदरा ये आप लोगों का रिटेलिंग से है ये क्वेश्चन। एक खुदरा विक्रेता ने थोक विक्रेता से एक उत्पाद रुपए में खरीदा, 30 रुपए में खरीदा, उसे लाभ प्राप्त करने के लिए इस उपभोक्ता को 25 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ पर किस प्रकार की मुद्रा कौन सी जो प्राइसिंग मॉडल है वो यूज़ किया गया है? आप लोगों को ये बचपन से पढ़ते आए हैं, तो इसको बोलेंगे मार्कअप। मार्कअप प्राइसिंग मॉडल, क्या बोलेंगे? मार्कअप प्राइसिंग मॉडल। फिर आप लोगों का ये किसका क्वेश्चन है भाई? रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का जो गुणांक है वो क्या है? ठीक है, ये बेटा आप लोगों का मैथ्स का क्वेश्चन है, सॉरी मेरे तो ऊपर से जा रहा है, आप लोग एक बार ही देख लेना। आंसर बता देती हूँ इसका मैं, आंसर इज डी। ठीक है, मेरे को मैथ्स की इतनी डीप नॉलेज नहीं है, तो डी। फिर है विच कमेटी रिकमेंडेड द स्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। ठीक है, आरबीआई कौन से हिल्टन यंग कमीशन के तहत आया था? ये तो आपको रटा हुआ होगा, आंसर इज 59 का ए। फिर है आप लोगों का 60, अ कंपनी सेक्रेटरी इज कम्पिटेंट टू कॉल। कम्पिटेंट टू कॉल क्या है बच्चा? कम्पिटेंट टू कॉल, एक कंपनी सेक्रेटरी इज कम्पिटेंट टू कॉल, किसको कॉल कर सकता है कंपनी सेक्रेटरी? एक मिनट, इसमें भी ऐसे क्वेश्चन में ना मेरे को बड़ी कंफ्यूजन लगती है। एजीएम, बीओडी, एक कंपनी सचिव होता है ना, वो कॉल करने के लिए किसको किसकी बैठक बुलाने के लिए सक्षम होता है? तो बीओडी, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर मीटिंग करवा सकता है, बी ए आएगा आंसर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय अ बैंकर बिफोर सैंक्शनिंग द लोन। जो सैंक्शन लोन करने से पहले जो बैंकर होता है वो कौन से रेशियो से क्या देखता है? तो डेट इक्विटी रेशियो को देखेगा, यानी कितना उधार और लेने की मतलब पे करने की ताकत है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज ओवरहेड कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट ऑन कॉस्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से किस लागत को ओवरहेड कॉस्ट या ऑन कॉस्ट ऑन के रूप में जाना जाता है? ऐसी कौन सी लागत है इसको जाना जाता है? तो आप लोगों की इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, योर आंसर इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर है व्हाट इज ई चौपाल, बहुत अच्छे से करवाया है और आपको आता भी होगा। और ई चौपाल अ यूनिक वेब पेज होता है जो डायरेक्ट लिंक डायरेक्टली रूरल सेक्टर से, रूरल फार्मर से इंटरनेट के थ्रू जुड़ता है, एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, एग्रीकल्चर की जो चीज़ें होती हैं वो। फिर किसानों से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, यानी कार्यक्रम किसानों को नवीनतम मार्केटिंग और एग्रीकल्चरिस्ट जानकारी प्रदान करना, ये सारी इंटरनेट से जोड़कर होता है। हाँ, ये भी होता है। फिर यह कार्यक्रम किसानों का नवीनतम विपणन, ये सेम सी है, तो ये भी है, तो आंसर इज डी। 63 का आंसर इज डी। फिर है आप लोगों का व्हाट इज द प्रिंसिपल दैट अलाउज द इंश्योर टू ट्रांसफर द राइट रेमेडीज अगेंस्ट द थर्ड पार्टी टू इंश्योर इज नोन एज। कि भाई जब एक बार आप लोगों ने वो ले लिया, क्या एक बार आप लोगों ने क्या ले लिया? मान लो आप लोगों ने ये बताया हुआ है मैंने, फिर भी एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक बार आपकी चोरी हुई कार की वैल्यू आपने ले ली किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। तो अगर उसके बाद कार मिल जाती है तो उसका जो राइट है वो किसके पास चला गया? आपके इंश्योरेंस कंपनी के पास, और उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सबोर्गेशन। ठीक है, फिर है आंसर हो जाएगा इसका बी। फिर द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इज द बेस्ट रिफ्लेक्ट बाय, जो लिक्विडिटी पोजीशन होती है बिजनेस की वो कैसे रिफ्लेक्ट? लिक्विडिटी तो करंट रेशो तो होता ही है, तो आपका करंट रेशो तो है ही साथ में ना ना ना, लिक्विडिटी पूछ रहा है, लिक्विडिटी रेशो तो करंट रेशियो होता है, ठीक है, बट करंट रेशियो के साथ डेट इक्विटी डेट टर्नओवर रेशियो है, तो ये नहीं होता है। तो क्विक रेशियो और एसेट टर्नओवर रेशियो, फिर है आपका करंट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो बिल्कुल नहीं होता है, करंट रेशियो तो है क्विक और आरओआई। अब देखो बच्चे ना करंट की तरफ जाएंगे, करंट के साथ क्या है वो भी तो डिपेंड करेगा ना, तो योर आंसर इज बी। बी अब कहेंगे क्यों? क्योंकि क्विक रेशियो जा रहा है ठीक है लिक्विडिटी की तरफ, और एसेट टर्नओवर रेशियो भी आप लोगों का, एसेट टर्नओवर रेशियो करंट रेशियो को ही बोलते हैं, आपका एसेट टर्नओवर रेशियो करंट रेशियो को ही बोलते हैं, इसलिए आंसर इज बी। फिर है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट ट्रायल इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है ये आप लोगों के जूनियर अकाउंटेंट में ही किसी अदर स्टेट का। बेटा मैंने ना अदर स्टेट के जो क्वेश्चंस है ना उनको भी डाला गया, जैसे आप लोगों का एसएससी का ना ये दिमाग रहता है कि अदर स्टेट में जो जूनियर अकाउंटेंट के यानी पैरेलल जो पेपर हुए हैं उनसे सीधा सीधा क्वेश्चन उठा लेते हैं, तो मैंने भी ऐसे ही उठाया अदर स्टेट के जो
मतलब पेपर में आ रखे हैं ना क्वेश्चन, उन्हीं को उठाया है, तो आप लोगों को डेफिनेटली देखो खुद से करोगे तो ढूंढने पड़ेंगे, फिर उनको देखोगे तब जाके करने पड़ेंगे। तो इस एज कंपेयर ऐसे करने से अच्छा है कि आप लोग क्वेश्चन को लगा ले सीरियसली, आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो व्हाट इज द पर्पज ऑडिट ट्रायल जो इन अकाउंट वो सॉरी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये क्या करता है, एक रिकॉर्ड करता है जो फाइनेंशियल डाटा होती है वो वेरिफिकेशंस के लिए, यानी वित्तीय डेटा में किए गए परिवर्तनों का रिकॉर्ड सत्यापन के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, यानी देखो जब वो मतलब हम लोग मैनुअली अकाउंट बनाते हैं ना, तो उनमें चेंजेस करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब हम वैसे बनाते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम तो चेंजेस इजीली किए जा सकते हैं। हम देख लेंगे इस फलाने बंदे का अकाउंट कहाँ है और वो क्लिक करेंगे उसका आ जाएगा, लेकिन मैनुअली तो ढूंढना, ओ सॉरी हाँ, मैनुअली तो ढूंढना आसान नहीं होता ना, तो ये डिफरेंस होता है। तो आंसर इज 66 का बी। नेक्स्ट है 67, द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किल इंडिया इनिशिएटिव। दिस इनिशिएटिव इज कंसिस्ट ऑफ, ये कौन से के तहत की जाती है, तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन आप लोगों का आया था, उसके अंदर स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, जो कि बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमी थे जो अपना काम खुद खोलना चाहते हैं। और आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, प्लीज अगर आप लोग जैसे प्रिपरेशन कर लें, आप लोग कर सकते हैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग करिए, लेकिन एक अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। आप अपने आप से नॉलेज इकट्ठा करके खुद से कोई काम शुरू कर सकते हैं, कोई मतलब ऐसे, क्योंकि आजकल तो ट्रेडिंग हो गया, आजकल तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर कॉमर्स की नीड है, कॉमर्स की नॉलेज की नीड है। पता है बच्चों, आप लोग एंटरप्रेन्योर इसलिए नहीं बन पाते, इसलिए डरते हैं क्योंकि एक तो हम लोग जैसे मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं ना, ऐसी बात नहीं है कि हम मतलब कुछ कर नहीं सकते हैं। कई बार ना हमारा फैमिली मतलब ऐसे सपोर्ट नहीं करते हैं, फैमिली में कहते हैं कि रिस्क, मतलब रिस्क टेकिंग नहीं होते हैं इतना। कई बार मैं बच्चों की बातें समझती हूँ, कितना रिस्क टेकिंग नहीं होता है, क्योंकि फैमिलीज में ये बोला जाता है बेटा एक जॉब ले लो, उसमें रिस्क नहीं होता है ना। तो लेकिन बच्चा हमें ना एक लीड से हटके, एक भीड़ भीड़ से हटके तो निकलना ही पड़ता है। अगर आप मतलब कॉमर्स में ना बहुत सारे स्कोप्स हैं, टीचिंग के अलावा भी, अदर जॉब्स के अलावा भी बहुत सारे स्कोप्स हैं। अगर बाई चांस आप खूब पढ़ते हैं फिर भी आप लोगों का कहीं नहीं हो पाता है, तो इट मीन्स ये समझना, ये मैं समझना कि मैं नकारा हूँ, निकम्मा हूँ, ये समझना कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, कुछ किस अदर चीज़ों के लिए बना हूँ, और उस चीज़ के लिए अपने एफर्ट्स अलग तरीके से लगाना। राम जी आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ आप लोगों में स्पेशल बनाया है, मैं ये जानती हूँ और ये मानती भी हूँ। तो प्लीज़ अपने आप को कभी भी नेगेटिव ना होने दें, और अपने जो जीवन का जो हथियार है वो किसी और को ना दे कि दूसरे को जज करने बैठाए कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। देखो बच्चों, आजकल दुनिया ऐसी है कि आप लोगों को जब पूछेगी ना आपके बारे में तो रो के पूछ लेगी, और फिर जैसे ही मतलब आप इधर से हुए तो आपका ही मजाक उड़ा देंगी। तो प्लीज़ दुनिया को ऐसा मौका ना दे, चाहे कितना भी फ्रेंड हो, कितना भी कोई रिलेशन हो, उसकी एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री को क्रॉस ना करें। मतलब ये चीज़ें मैं सही बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे ही बता रही हूँ आप लोगों को। तो कई बार क्या होता है, चीज़ें बहुत दुख दे जाती हैं हम लोगों को और हम संभल भी नहीं पाते हैं, समझ रहे हो। तो प्लीज़ आप लोग उन चीज़ों को भी साथ में लेके चलें, और आप लोग ये सोचो कि मैं नॉलेज इकट्ठा कर रहा हूँ तो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर ही लूँगा, इस कॉन्फिडेंस से पढ़िए। ठीक है, तो आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ आप अपने लेवल पे कुछ कर ही लेंगे, राइट। देखो विच वन इज द नोट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी इन इंडिया। नोट है, नोट पूछा गया, मेन ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया, नोट उसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो फिनेंशियल फिजिकल पॉलिसी आप लोगों को पता है आयव्यय से संबंधित होती है, तो जो आपका नहीं है, तो पहला टू प्रमोट आयव्यय से संबंधित है, तो एम्प्लॉयमेंट तो आएगी, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट तो है, इनइक्वेलिटी इनकम वेल्थ ये तो है, फिर है प्राइस स्टेबिलिटी, फिर है लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। लिक्विडिटी से संबंधित नहीं है, लिक्विडिटी से संबंधित बिल्कुल नहीं है। लिक्विडिटी से संबंधित आप लोगों का कौन सा है, मॉनेटरी पॉलिसी है, तो लिक्विडिटी से संबंधित नहीं है, यानी फिजिकल पॉलिसी आप लोगों का संबंधित नहीं है किससे, लिक्विडिटी से। फिर है रिट्रेचमेंट। रिट्रेचमेंट क्या है, एक छटनी है, आप लोगों को पता है छटनी क्या है, कि भाई छटनी क्या है। जैसे आप लोगों का कोरोना आया तो बहुत सारे लोगों को काम से निकालते, तो ये तो छटनी थी। तो डिनायल कर देना क्या, किसको, कि काम पे मत आना, कि क्या अब बच्चों को ये तो बता दिया छटनी ये है। अब बच्चे ना कंफ्यूज कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये कैसे होता है ना। तो बेटा ये डिनायल होता है आप लोगों का, ना तो शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म, ये फॉर एवर के लिए होता है। अब जो कोरोना में लोग निकाल दिए वो दोबारा थोड़ी रखे जाएंगे, तो ये फॉर एवर के लिए होता है, हमेशा के लिए होता है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन में फंसा देता है कई बारी। फिर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग क्या है, आप लोगों को पता ही है, तो आंख बंद करके फंक्शन है किसके, मैनेजमेंट के।
ये आप लोगों के हो चुका है 70 का। यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चन खत्म होते हैं, कॉमर्स के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब यहाँ से 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के डलते हैं। और कंप्यूटर की मैंने बोला ना कि मैं जब भी अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आऊंगी एक बेस्ट टीचर को ही लेकर आऊंगी। प्रिया मैम का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं और देने के साथ निकाले भी हैं। ठीक है, तो आप लोगों को वो जितना भी कंटेंट देंगी एग्जाम ओरिएंटेड देते हैं। आप लोगों की कंप्यूटर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है प्रिया मैम की, तो आप देख सकते हैं, वहां से आप लोगों के क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएंगे और आपको कंटेंट भी दिए गए और उनकी पीडीएफ तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें उनकी पीडीएफ को कंप्यूटर के लिए। राइट, आपको बहुत अच्छे से समझाया गया, समझ सकते हैं और आराम से क्वेश्चंस को। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी तभी मैं प्रिया मैम को बोला है। ठीक है, आगे वाले टाइम में वो बहुत सारी वीडियो और भी लेकर आएंगे, जैसे हरियाणा की और भी अदर वीडियो जो उनकी स्पेशलिटी रही है। और अभी ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस संदीप सर की मैथ्स की वीडियोस नहीं आ रही है, लेकिन जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मैथ्स में जिनको प्रॉब्लम है, खासकर जो भी बच्चे ये वो आगे मैथ्स की वीडियो जरूर देखने को मिलेंगी। राइट, फिर है देखो, विच सॉफ्टवेयर इज द यूज टू मैनेज एंड कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर कंपोनेंट एंड अलाउज इंटरेक्शन कौन सा करता है बेटा? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो इंटरेक्शन की बात कर दी जाए तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है, यानी योर 71 का बी। फिर है आप लोगों का टीसीपी आईपी नेटवर्किंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ। टीसीपी की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, अब भी पूछी जा सकती है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, क्या, रिलाइजेबल डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है, आंसर इज बी। व्हाट इज द नेटवर्क कनेक्टिंग सेवरल कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड? ये पूछा गया है और आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिया मैम ने नेटवर्क की वीडियो बताई है, नेटवर्क की वीडियो करवाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड को जोड़ती है, वो है इंटरनेट। आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द कंसिडर एंड एडवांटेजेस ऑफ ईमेल? ईमेल की कौन कौन सी एडवांटेजेस है पूछा है। कन्वेंस स्पीड ऑफ डिलीवरी, हाँ जी है। रिलायबल, प्रिंटेबल तो बिल्कुल नहीं है। एक चीज पकड़ लो, वो जो सा नहीं है उससे ऑप्शन काट दो। ग्लोबल कन्वीनियंस तो है लेकिन माइक्रोसॉफ्ट नहीं है। फिर है स्लो डिलीवरी, ना है, तो ये आंसर यानी 74 का ए आंसर। ऐसे कर लिया करो। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? कौन सा एग्जांपल है? और ये भी बच्चों का रटा हुआ है, एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट है उसका एग्जांपल है। ठीक है, फिर आप लोगों का 76 है आप लोगों का, देखो विच what is the feature in a spreadsheet allows you automatically update a cell based on a contents? जो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है वो होता है फॉर्मूला, यानी 76 का ए। फिर है आप लोगों का व्हाट इज द रोल ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम? जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है? मैनेजिंग यूजर इंटरफेस होता है आप लोगों का। फिर सेकंड है कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस होता है। फिर अलोइंग मेमोरी। फिर है रनिंग एप्लीकेशंस। ये क्या करता है? जो आप लोगों का डिवाइस, एक मिनट, द रोल ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, डिवाइस ड्राइवर का क्या रोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये पूछ रहा है आप लोगों से। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ये है ना, हाँ, कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिजाइन डिवाइस होता है, एक परिधीय उपकरणों को नियंत्रित करना होता है इसका। सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलती हूँ एक सिस्टम को ही, एक प्रोसीजर को ही सिंटेक्स बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ये गलत नहीं होगा। मान लो मतलब आपसे बोला गया कि अगर मान लो कि भाई ये बोलूँ मैं, चाय बनाने का क्या मतलब सिंटेक्स है, तो आप बोलोगे मैम पहले गैस को चलाओ, फिर उसको बर्तन को रखो, फिर उसमें ये डालो ये डालो। तो ये क्या बता रहे हो? आप सिंटेक्स बता रहे हो किसका? चाय का। तो ऐसे ही है ना, प्रोग्रामिंग को, एक प्रोग्राम लैंग्वेज को रन कराने का एक सिंटेक्स होता है, तो उसी को ही बोलते हैं। तो मीनिंग ऑफ प्रोग्राम ना जीना, फिर द रूटीन रन टाइम बिहेवियर ऑफ अ प्रोग्राम ना जीना, द सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोड। तो योर आंसर इज सी। 78 का सी आंसर हो जाएगा, 78 का सी आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, कंप्यूटर देखो, आप लोगों को पता है कि आजकल नॉलेज होती है, मैं भी पढ़ा सकती थी कंप्यूटर, बट मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया बिकॉज जिस टीचर को स्पेसिफिक उस सब्जेक्ट की नॉलेज है वो ज़्यादा पढ़ाए तो ज़्यादा अच्छा है। राइट, तो मैं जब भी चीज़ों को लाती हूँ ज़्यादा अच्छा लाने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों के हित में ही काम करना सही समझती हूँ मैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और जैसे बच्चों ने बोला कि मैम वॉक को डालिए, एमसीक्यू लाइए, तो जितना हो सकेगा मैं लाती रहूँगी वो, और प्रिया मैम से भी बोलती रहूँगी कि वीडियोस वो एमसीक्यू ही लाएं। ठीक है, व्हाट हार्डवेयर कंपोनेंट्स इज एसेंशियल फॉर कनेक्टिंग
कंप्यूटर टू वायर्ड इंटरनेट नेटवर्क। कंप्यूटर को वायर्ड इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा हार्डवेयर घटक आवश्यक है? कौन सा हार्डवेयर घटक आवश्यक है? तो एनआईसी यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आप लोगों का है। आंसर इज ए। नेक्स्ट और लास्ट आंसर आप लोगों का, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है ये, सेल मर्जरिंग किसे कहते हैं? और सेल का क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है, जहां पर आप लोगों का सेल मर्जरिंग बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये क्वेश्चन है। और जहां पे सेल मर्जरिंग क्या होती है बेटा? जहां पर दो या दो से अधिक आसन्न कोशिकाओं यानी कंबाइन होता है टू और मोर एडजेंट सेल्स इनटू अ वन लार्जर सेल। दो छोटे छोटे सेल को मिलाकर एक सेल बना दिया जाता है, उसे बोलते हैं सेल मर्जरिंग। और ये आप लोगों को पता भी होगा। बच्चों देखो, आप लोगों को पता है जब भी मॉक डालते हैं तो थोड़ी लंबी वीडियो तो हो जाती है, बट आप लोगों को कम टाइम में, जितना कम टाइम हो सकता है मैं उसमें वीडियो को कंप्लीट कराने की कोशिश करती हूँ। 80 क्वेश्चन आपको अगर 60 मिनट में मिल जाते हैं, मान लो 1 आवर की वीडियो बनी तो ये भाई 60 मिनट ही तो हुआ, ठीक है। तो 60 मिनट में अगर आपको 80 क्वेश्चन मिल रहे हैं विद सॉल्यूशन, और तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बेनिफिशियल है। और बच्चों मैं हमेशा ये बोलती हूँ, जीत उस बच्चे की होती है जो कंटिन्यू मेहनत करता आ रहा है, ना ये देखता है कि एग्जाम डेट कब आएगी, ना ये देखता है कि एग्जाम डेट इधर गई उधर गई, ना टेलीग्राम फालतू के चैनल्स पे जुड़ा होता है कि हाँ उसको तो मतलब ना, अगर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आज नहीं तो कल, हो सकता है एक दिन लेट मिले आप लोगों को, लेकिन मिल ही जाती है। आपके एग्जाम न्यूज़ हो गया, ये सब आप लोगों को मिल ही जाएगी। लेकिन बच्चों को जिनको ये रहता है ना, हाँ मैं अरे गहरे नत्थु गहरे सारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लूँ, सब कुछ कर लूँ और उसके बाद मैं चीज़ों को क्या करूँ, और फिर मैं इधर उधर न्यूज़ करूँ, तो आप क्या करोगे, बहुत सारे चैनल से जुड़ जाओगे, आपको न्यूज़ तो पहले मिल जाएगी, बट माय डियर आपका एग्जाम क्वालिफाई कभी नहीं होगा। बिकॉज एग्जाम जो न्यूज़ आते हैं ना वो आप लोगों को इतना भ्रमित कर देती हैं, कभी कहते हैं एग्जाम होगा, कभी कहते हैं एग्जाम नहीं होगा। जैसे ही आपको लगेगा एग्जाम होगा, आप लोग तुरंत खड़े हो जाओगे और फिर आप ऐसे करोगे जैसे अब मैं क्या पढ़ लूँ और क्या ही नहीं पढ़ूँ। फिर टीचर्स को मैसेज करने लगोगे, अदर अदर टीचर को, मैम ये करा दो, ये करा दो, ये करा। इसका मतलब पता ही क्या होता है? इसका मतलब मुझे साफ पता चल जाता है आप लोगों के मैसेज से। अब आप लोग पैनिक कर रहे हो बिकॉज टाइम रहते आप लोग नहीं पढ़े हो ना, तो आप पैनिक कर रहे हो। जो स्टूडेंट शांत स्वभाव होकर शांति से बहुत अच्छे से कंटिन्यू पीरियड तक पढ़ता है, उसको ये तुरता फिरती ये सारी चीज़ें होती ही नहीं है, मतलब एकदम से लास्ट मोमेंट में चीज़ें करना ये होता ही नहीं है। लेकिन जो कंटिन्यू नहीं पढ़ते हैं ना, उनको लगता है कि मैम अब तो ये करा दो, मतलब उनको ये लगता है हम टीचर के हिसाब से नहीं चलेंगे, टीचर को उनके हिसाब से चलना चाहिए। टीचर, उनको पता है ऑलरेडी क्या क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उनको पता है कि ऑलरेडी क्या क्वेश्चन आएंगे। वो बताता है मैम आप लोग ये कराइए, मैम आप लोग ये कराइए। अरे भाई तेरे को सब पता है तो खोल लेना किताब और खुद से पढ़ ले, क्यों बोल रहे हैं टीचर को? ठीक है, अगर आपको खुद से पता है और आप इतने नॉलेजेबल बंदे हैं कि आपको पता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो माय डियर प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि मुझे मैसेज मत किया करो, और ना मेरे पास इतना आलतू फालतू टाइम होता है कि मैं आपके प्रत्येक मैसेज का रिप्लाई करती फिरूँ, ठीक है। तो जो जेन्युइन बच्चा मुझे लगता है उसका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। जो जेन्युइन मतलब मेरे को नहीं लगता है कि ये बच्चा ऐसा अभी जैसे पैनिक कर रहा है, देखो मेरे लिए आप लोग सभी प्रीवियस हो बच्चों, मेरे लिए एक टीचर के लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट होता है और मेरे लिए आप लोग सब इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। लेकिन मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे को भी अदर काम होते हैं, तो मैं जितनी आप लोगों की डिमांड्स को कंप्लीट कर सकती हूँ मैं उतना ही कर पाऊंगी ना बच्चों, है ना। मैं भी आप लोगों की तरह एक रूटीन लाइफ जीती हूँ, एक मेरे को भी काम है प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। तो ये सोचो अगर आप लोग मेरे साथ 2200 के लगभग बच्चे जुड़ गए हो और 2200 लोग अलग अलग तरीके की डिमांड करोगे, हाउ कैन आई फुलफिल योर डिमांड्स, है ना। तो मेरे को जो रीजनेबल लगता है कि हाँ मुझे कराना चाहिए तो मैं वो करवा देती हूँ। तो मुझे लगा जिन बच्चों को बोल रहे थे कि एमसीक्यू में ये डाल दीजिए, अब बहुत सारे बैच वाले बच्चे हैं कि बोलेंगे मैम मॉक का ना आप लोग यूट्यूब पे सोल्यूशन डाल रहे हो तो हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो मैं उन लोगों के लिए एक बार फ़ायदे बता देती हूँ, क्योंकि कई कई बच्चों को लगता है देखो, एक तो आप लोग ना खुद से अटेम्प्ट कर रहे हो, तो एक तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो ये पता चल रहा है आप लोगों को, ठीक है। दूसरी बात ये मॉक है ना, ये मैं जो डाल रही हूँ उनसे देखो बेटा, एक टीचर हर क्लास में इक्वल पढ़ाता है, तो एक बच्चा तो टॉप करता है और एक फेल भी होता है, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो एक फेल क्यों होता है? क्या उस टीचर ने भेदभाव किया? नहीं, बच्चों ने जो ग्रैब किया ना उस पर डिपेंड करता है। तो माय डियर बच्चों जो मेरे कोर्स में हो ना आप लोग, तो आप लोगों ने इस मॉक को लेकर पढ़ा है, पहले कंटेंट को फिर अटेम्प्ट किया है, फिर अब कहाँ मतलब स्टैंड कर रहे हो वो चीज़ें देखा है। और जो बच्चे यूट्यूब के हैं मान लो, उन लोगों ने इसको बस क्वेश्चन को देखा है सीधा,
तो क्या आप लोग बताओ, क्या आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिशियल होगा? मेरे अकॉर्डिंग उन बच्चों को ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बच्चे जो इसको बिहेवियर मिला के पहले खुद को अटेम्प्ट करके देखा है। और बच्चों, मैंने आप लोगों से भी इतना भारी अमाउंट पे नहीं करवाया कि आप लोगों से बहुत सारा भारी अमाउंट पे करवा लिया है। जितना सोचो, जो मॉक वाले बच्चे हैं उनका सिर्फ 200 में कोर्स है आप लोगों का। अब अगर आप इस जेलेसी लेवल और इस लेवल पे चल रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता बेटा पॉजिटिवली कुछ हो पाएगा। समझ रहे हो? तो आप इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि मैम ये कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। जिनका होता है वो मेहनत के बल पर ही होता है, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। राइट? ठीक है, जो जानवर बच्चा है वो अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाता है, जो जानवर नहीं है उसको मैं कितना ही पुश कर लूँ वो नहीं पहुंच पाएगा। राइट? अगर कोई नालायक बच्चा और मैं उसको कितना ही कंटेंट दे दूँ वो नहीं पहुंच पाएगा बच्चा, क्योंकि उसने अपनी मेहनत करी ही नहीं है। एक टीचर के साथ एक स्टूडेंट की भी मेहनत करना बहुत जरूरी है। हम जहां भी पहुंचेंगे दोनों की मेहनत से पहुंचेंगे। ठीक है? ठीक है स्टूडेंट, काफ़ी समझाया है मैंने, आई होप आप लोगों ने मेरी बात समझी होगी। ठीक है, मैं आगे एमसीक्यू वीडियोस लाती रहूंगी। ठीक है, और आप लोग पढ़ते रहिए कंटिन्यू, और रिवीजन के साथ अपने एमसीक्यू लगाते रहिएगा। ठीक है? ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।